हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। लास्ट टाइम हमने ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी का टॉपिक शुरू किया था और 6 ब्रांचेस हमने डिस्कस कर ली थी। आज हमारी 7वीं ब्रांच है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इसको डिस्कस करना है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इस वर्ड पर अगर आप गौर करें तो इसमें मॉलिक्यूलर और मॉलिक्यूल से निकला है। और बायोलॉजी मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी। अच्छा, मॉलिक्यूल्स की स्टडी तो आप केमिस्ट्री में करते हो, फिर उसको आप यहाँ डिस्कस क्यों कर रहे हो? मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? जब एटम्स इकट्ठे होते हैं तो क्या बनते हैं? मॉलिक्यूल्स बनते हैं। मॉलिक्यूल्स की स्टडी आप केमिस्ट्री में करते हो, लेकिन यहाँ सिर्फ और सिर्फ वो मॉलिक्यूल्स को डिस्कस करेंगे जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं उनको हम कहते हैं बायो मॉलिक्यूल्स। बायो मॉलिक्यूल्स। इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पर केमिस्ट्री का कंसेप्ट और बायो के कंसेप्ट ओवरलैप कर रहे हैं। इसी वजह से हम इस ब्रांच को एक और नाम देते हैं बायो केमिस्ट्री का। बायो केमिस्ट्री, ये भी इसी का नाम है, इसी ब्रांच को। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहो या बायो केमिस्ट्री कहो, एक ही ब्रांच है दोनों की दोनों। इट इज़ द स्टडी ऑफ बायो मॉलिक्यूल्स। अब बायो मॉलिक्यूल्स कौन कौन से हैं? वैसे आम मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल आप एक दो सोचो जहन में, तो H2O है वाटर का मॉलिक्यूल, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, इसी तरह अगर O2 ऑक्सीजन, H2 हाइड्रोजन वगैरह। लेकिन बायो मॉलिक्यूल्स कौन से हैं? बायो मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल में पहली आती है प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, हैं, इसी तरह लिपिड्स हैं, चर्बी वगैरह, चिकनाई की जितनी भी चीज़ें हैं लिपिड्स। इसके अलावा न्यूक्लिक एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स दो तरह के होते हैं। एक को हम DNA कहते हैं, DNA और RNA, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड और राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो इन सब मॉलिक्यूल्स की स्टडी आप किस ब्रांच में करते हो? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ठीक है जी। अच्छा, और किस चीज़ की स्टडी करते हो? अब ये सारे मॉलिक्यूल्स हमारे जिस्म में पाए जाते हैं तो कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहे होंगे ना, इनका कोई ना कोई काम तो होगा, वैसे ही तो नहीं बैठे हुए। इसका मतलब वो सारे के सारे फंडामेंटल लाइफ प्रोसेसेस, वो तमाम लाइफ प्रोसेसेस जिनको ये मॉलिक्यूल्स रन कर रहे हैं, उनकी स्टडी भी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में होती है। मिसाल के तौर पर हमारे जिस्म को एनर्जी की ज़रूरत है। एनर्जी कैसे मिलती है हमें? एनर्जी एक प्रोसेस के ज़रिए मिलती है जो आपने पढ़ा है, उसको क्या कहते हैं? रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन के ज़रिए हमें एनर्जी मिलती है। अब रिस्पायरेशन में होता क्या है कि यही कार्बोहाइड्रेट्स की ब्रेकडाउन होती है। इन कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ा जाता है ऑक्सीजन की मौजूदगी में, उसके ज़रिए हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट्स तो एक जनरल नाम है ना, इसमें स्पेसिफिकली किस चीज़ की ब्रेकडाउन होती है? ग्लूकोज की। इधर लिख देता हूँ। ग्लूकोज को अगर आप तोड़ोगे ऑक्सीजन की मौजूदगी में तो वो प्रोसेस रिस्पायरेशन कहलाता है और उसी के ज़रिए हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। अच्छा, एक और प्रोसेस होता है जिसमें ये कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं, वो इसका रिवर्स प्रोसेस है, उसको क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस, जो कि प्लांट्स में होता है। फोटोसिंथेसिस, उसमें ये कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं। इसकी डेफिनेशन आप ये लिखते हैं ना, सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। फोटो मतलब सनलाइट है और सिंथेसिस मतलब बनना, किसी चीज़ का बनना सूरज की रोशनी की मौजूदगी में। ठीक है, इसी तरह ये सारे के सारे अब हमारे जिस्म में बहुत सारे रिएक्शंस हो रहे हैं। ठीक, कुछ रिएक्शंस हमने डिस्कस कर लिए हैं और भी इसके अलावा भी बहुत सारे रिएक्शंस हो रहे हैं। इन सब रिएक्शंस को अगर हम इकट्ठा करके एक नाम देते हैं, हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। ठीक है। अच्छा, हर रिएक्शंस के कंट्रोल के लिए हमारे जिस्म में कुछ एंजाइम्स काम करते हैं। एंजाइम्स, जितने भी एंजाइम्स हैं हमारे जिस्म में, वो सारे के सारे क्या हैं? प्रोटीन इन नेचर हैं। प्रोटीन इन नेचर एंजाइम्स, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर। ठीक है। इसी तरह हमारे जिस्म के तकरीबन हर सेल का 50% जो ड्राई वेट है, वो भी 50% ड्राई वेट किससे बनता है? प्रोटीन से बनता है। हमारे नेल्स के अंदर, हेयर के अंदर कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? केराटिन। इसी तरह बाकी भी बहुत सारी प्रोटीन्स है जो मसल्स में पाई जाती हैं, हमारी हड्डियों में पाई जाती हैं। ये सारी की सारी क्या हैं? प्रोटीन्स हैं। इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में।
इसी तरह हमारे जिस्म में एनर्जी स्टोर किस शक्ल में होती है, लिपिड्स की शक्ल में। इसलिए जो लोग ज़्यादा खाते हैं तो उनकी एनर्जी अब जितनी बॉडी को चाहिए उससे ज़्यादा मिल रही है, तो फिर क्या होगा, उन एनर्जी को हम लिपिड्स की शक्ल में स्टोर कर देते हैं, इसीलिए वो ज़रा फैटी हो जाता है। ठीक है जी। अच्छा, न्यूक्लिक एसिड्स में डीएनए और आरएनए का स्ट्रक्चर वगैरह डिस्कस करते हैं। अब ये क्यों करते हैं, इसका क्या फ़ायदा है, वो हम अगली ब्रांच में देखते हैं। ब्रांच है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में आप क्या पढ़ते हो, इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू offspring. It is the branch of biology which deals with the study of transfer of characteristics from parents to offspring, यानी खुसूसियात का वालिदैन से औलाद में मुंतकिल होना। इसको हम किस ब्रांच में पढ़ते हैं, जेनेटिक्स में पढ़ते हैं। ऑफस्प्रिंग मतलब औलाद, पेरेंट्स का मतलब तो आपको पता है वालिदैन ही है। अच्छा, आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे अपने वालिदैन से खुसूसियात में भी और ज़ाहिरी फीचर्स में भी वो क्या करते हैं, अपने वालिदैन के साथ मुशाबियत रखते हैं। अब क्यों रखते हैं, इसके पीछे कौन कौन सी जेनेटिकली कौन कौन सी रीजंस हैं, उन सब रीजंस को हम किस ब्रांच में पढ़ते हैं, जेनेटिक्स में पढ़ते हैं। मतलब अगर एक ही लफ्ज़ में एक्सप्लेन करूँ तो इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ते हैं। इनहेरिटेंस मतलब मौरूसियत के बारे में पढ़ते हैं। यही चीज़ है कि खुसूसियात का वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होना, उसके पीछे कौन कौन सी जेनेटिकली रीजंस हैं, उन रीजंस को हम पढ़ते हैं। अच्छा, वैसे कौन सी रीज़न है आपको पता है, जीन्स रिस्पॉन्सिबल है ना खुसूसियात की मुंतकिली के लिए। कौन सी चीज़ रिस्पॉन्सिबल है, जीन। अब जीन क्या है, ये पार्ट ऑफ, अभी जो आपको पढ़ाया था डीएनए का छोटा सा अगर आप टुकड़ा ले रहे हो ना, उसी को हम जीन कहते हैं, पार्ट ऑफ डीएनए है। ये क्या है, पार्ट ऑफ डीएनए। असल में इसकी डेफिनेशन इस तरह नहीं करते, लेकिन फिलहाल सिर्फ समझने के लिए ऐसे कर दो। ये असल में स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स हैं। जब आप डीएनए के स्ट्रक्चर को पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि न्यूक्लियोटाइड्स क्या होती हैं, उनकी एक ख़ास तरतीब को हम ये जीन्स कहते हैं। ठीक है। अच्छा, यही जीन्स रिस्पॉन्सिबल हैं, हर खुसूसियत के लिए एक ख़ास किस्म का जीन होता है डीएनए पर, जो कि उस खुसूसियत को कंट्रोल करता है। अब उस जीन्स की स्टडी को हम किस ब्रांच में लाते हैं, जेनेटिक्स में लाते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अगली बात, बहुत सारी मौरूसी बीमारियां भी हैं जो वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होती हैं। जेनेटिक डिजीज़, इनकी स्टडी भी इस ब्रांच में की जाती है। जेनेटिक डिजीज़, मिसाल के तौर पर कलर ब्लाइंडनेस है, कुछ लोगों को रंगों में फ़र्क नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि उनके आँख के अंदर एक ख़ास किस्म का प्रोटीन होता है, ऑप्सिन उसे कहते हैं, जो कि किसी भी स्पेसिफिक कलर को डिटेक्ट करता है। अब वो प्रोटीन अगर आपकी सही काम नहीं कर रही तो उसके पीछे कौन कौन सी जेनेटिक वजूहत हैं, उन सब चीज़ों को हम जेनेटिक्स में स्टडी करते हैं। इसी तरह हीमोफीलिया वगैरह भी है, डायबिटीज़ वगैरह भी, ये सारी बीमारियाँ कौन सी बीमारियाँ जो कि वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होती हैं, जेनेटिक डिजीज़। इन सब की वजूहत को, कॉजेज़ को और साथ इनके इफ़ेक्ट्स को हम किस ब्रांच में स्टडी करते हैं, जेनेटिक्स में। एक और इसका बायोटेक्नोलॉजी में बहुत बड़ा रोल है। बायोटेक्नोलॉजी में हम जेनेटिक्स की स्टडी से जो हमें बहुत बड़ा फ़ायदा हो रहा है वो ये हो रहा है कि हम अपनी मर्ज़ी के प्लांट्स बना रहे हैं। बेटर वेराइटीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। बेटर वेराइटीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अच्छा, यूट्यूब पर आपने वीडियोस देखी होंगी कि चाइना वालों ने एक ऐसा आम बनाया जिसके अंदर गुठली नहीं है। तो अब वो किसका कमाल है, वो इसी जेनेटिक्स का कमाल है कि उन्होंने कोई ऐसे जीन डाला है जिसने वो गुठली को गायब कर दिया है। इसी तरह बांस का जो दरख्त होता है ना, बांस के जीन को हमने गन्ने के दरख्त में गन्ने में डाल दिया, तो उससे क्या हुआ है कि गन्ना हमारा बांस जितना लंबा हो गया। तो ये सारे क्या है, उसकी वजह से फसल अच्छी हो गई। तो ये सारे के सारे क्या हैं, बेटर वेराइटीज़ ऑफ प्लांट्स, या इसको हम ट्रांसजेनिक प्लांट्स भी कहते हैं। ये इसी की एप्लीकेशन है, ट्रांसजेनिक।
ट्रांसजेनिक प्लांट्स। ठीक हो गया। ट्रांसजेनिक मतलब, ट्रांस मतलब तब्दील करना, जेनिक मतलब जीन्स, मतलब जीन्स में किसी न किसी तरह हमने तब्दीली लाई है, तो इस किस्म के प्लांट्स को क्या कहते हैं? ट्रांसजेनिक प्लांट्स। ठीक हो गया। अगली ब्रांच पैलिएंटोलॉजी। पैलिएंटोलॉजी, इसमें क्या पढ़ते हैं? इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉसिल्स। फॉसिल्स मतलब जानदारों की बाकियात। द स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज कॉल्ड पैलिएंटोलॉजी। अच्छा, फॉसिल्स क्या है? इसके डेफिनेशन आप इस तरह करते हो कि फॉसिल्स आर द डेड रिमेन्स ऑफ plants and animals which were buried under the earth crust millions of years ago. यानी करोड़ों साल पहले जो जानदार ज़मीन पर मर चुके हैं, ज़मीन के अंदर दफन हो चुके हैं, ठीक है, आज अगर हमें कोई उनकी जो बाकियात मिलती हैं, उनकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? पैलिएंटोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ फॉसिल्स। फॉसिल्स आर द डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। बाकियात हैं प्लांट्स और एनिमल्स की विच वर बरिड, जो कि दफन हो गई हैं, अंडर द अर्थ क्रस्ट, ज़मीन के अंदर, मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। ठीक है जी, फॉसिल्स की स्टडी। अच्छा, अब इसका क्या फ़ायदा होता है? फ़ायदा इसका देख लो आप। एप्लीकेशन, it helps the scientists to understand the evolutionary history of organisms। इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को हमें समझने में मदद मिलती है। इवोल्यूशनरी हिस्ट्री से क्या मुराद है? ये लफ्ज़ इवोल्यूशनरी निकला है इवोल्यूशन से, मतलब इर्तिका। वैसे तो इस पर आगे चलकर पूरा चैप्टर है, लेकिन अगर आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि इवोल्यूशन क्या होती है। इस ज़मीन पर इस वक्त बहुत सारा स्पीशीज़ आपको नज़र आती हैं, बहुत सारे जानदार आपको नज़र आते हैं। इन जानदारों में सबसे पहले कौन सा आया था? ज़मीन पर ज़िंदगी का आगाज़ किस तरह हुआ था, उस चीज़ को हम इवोल्यूशन में पढ़ते हैं। तो साइंसदानों का मानना है कि ज़मीन पर ज़िंदगी का आगाज़ हुआ था समुद्रों में। समुद्रों के अंदर अगर आप समंदर की तह में जाओ ना, तो उधर गर्म पानी के चश्मे होते हैं, जिसको हम कहते हैं हाइड्रोथर्मल वेंट्स। हाइड्रोथर्मल वेंट्स, गर्म पानी के चश्मे समंदर की तह में, उसको कहते हैं हाइड्रोथर्मल वेंट्स। वहाँ पर पहले जानदार का इर्तिका हुआ था, पहले जानदार वहाँ पर बना था, जिसको हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं। प्रोकैरियोट्स, वो जो जानदार पहला जानदार बना था ना, वो बहुत ज़्यादा सिंपल था, यूनिसेलुलर था, एक ही सेल पर मुश्तमिल था। सेल की फिर आगे दो किस्म है, एक को हम यूकैरियोट्स कहते हैं, दूसरे को प्रोकैरियोट्स कहते हैं। यूकैरियोट्स थोड़े कम्प्लेक्स हैं, कम्प्लेक्स किस्म के सेल हैं, उसमें नंबर ऑफ ऑर्गेनेलीज ज़्यादा हैं, न्यूक्लियस वगैरह है। प्रोकैरियोट्स बिल्कुल सादा सा सेल है, जिसके अंदर न्यूक्लियस भी नहीं है और ऑर्गेनेलीज की तादाद भी बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है जी, तो पहला प्रोकैरियोट कहाँ बना था? हाइड्रोथर्मल वेंट्स के अंदर, समुद्र की तह में गर्म पानी के चश्मे हैं हाइड्रोथर्मल वेंट्स, वहाँ पर पहला जानदार प्रोड्यूस हुआ था। उसी से फिर आगे माहौल के मुताबिक उन्होंने ख़ुद को एडजस्ट किया, और फिर इतनी सारी जो वेराइटीज़ हमें आज नज़र आती हैं जानदारों की, वो सारी की सारी उससे प्रोड्यूस होती। अच्छा, अब जानदारों में पहले कौन बना था, फिर उसके बाद कौन सा जानदार कितना पुराना है, तो इस सब चीज़ों को हम किस ब्रांच में पढ़ते हैं? पैलिएंटोलॉजी में पढ़ते हैं। ठीक है जी, फॉसिल्स। अच्छा, अब मैंने आपको कहा है कि जितना जानदार पुराना होगा उतना ही वो सिंपलेस्ट होता जाएगा। इसका मतलब जो सबसे ज़्यादा पुराना जानदार हमें मिलेगा फॉसिल्स की शक्ल में, तो वो सिंपलेस्ट होना चाहिए ना। तो इसी तरह यही बात हमें प्रूव हो गई है जब हमने फॉसिल्स की स्टडी की कि सबसे ज़्यादा पुराना फॉसिल कौन सा है? साइनोबैक्टीरिया का है। साइनोबैक्टीरिया, असल में दो किस्म के बैक्टीरिया होते हैं, को हम कहते हैं
आर्चियोबैक्टीरिया और दूसरे को यू बैक्टीरिया कहते हैं। यू बैक्टीरिया कम्प्लेक्स होते हैं, आर्चियोबैक्टीरिया सबसे पुराने भी हैं और सिंपलेस्ट भी हैं। तो आर्चियोबैक्टीरिया की एक टाइप है साइनोबैक्टीरिया। ठीक है जी, ये इन हाइड्रोथर्मल वेंट्स के अंदर सबसे पहले ये प्रोड्यूस हुए हैं और इसी से फिर इतनी सारे जानदार बने हैं। बीइंग अ मुस्लिम हम तो ये नहीं मान सकते कि हम अब इवोल्यूशनरी में हम साइंसदान क्या कहते हैं कि हम जानदारों से बंदरों से हम इंसान इवॉल्व हुए हैं। तो अब ये बात हम तो नहीं मान सकते, लेकिन बहरहाल इन सब चीज़ों को हम इवोल्यूशन में स्टडी करते हैं। ठीक है जी, साइनोबैक्टीरिया की खसूसियत ये है ना कि ये आप 120 सेंटीग्रेड तक ये सर्वाइव कर सकता है। 120 सेंटीग्रेड, इतना ज़्यादा टेम्परेचर। अभी बाहर टेम्परेचर कोई 40 सेंटीग्रेड होगा और हमारा ये हाल हो गया है। तो 120 सेंटीग्रेड पर आप सोच सकते हैं कि 100 सेंटीग्रेड पर पानी उबलना शुरू हो जाता है। तो ये कितना ज़्यादा टेम्परेचर बर्दाश्त कर सकता है, देख लिया आपने जी। अच्छा, साइनोबैक्टीरिया सबसे जो ओल्डेस्ट नॉन फॉसिल्स हैं कौन से हैं? साइनोबैक्टीरिया है। तो ये एमसीक्यूज़ के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एमसीक्यूज़ में ये आपने याद रखना है कि ओल्डेस्ट नॉन फॉसिल्स कौन से हैं? साइनोबैक्टीरिया है। अच्छा, और फॉसिल्स की डेफिनेशन यहाँ से याद करनी है, ये याद कर लो या जो बुक में लिखी हुई वो याद कर लो, ये आपका इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक हो गया जी। अगली ब्रांच है टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी का लफ्ज़ निकला है टेक्सा से। टेक्सा मतलब ग्रुप। तो यहीं से आप डेफिनेशन बना सकते हैं कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन। किस चीज़ की स्टडी करते हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। यानी जानदारों को मुख्तलिफ ग्रुप्स में और फिर सब ग्रुप्स में डिवाइड करना, क्लासिफिकेशन। ठीक है जी, ग्रुप्स में और फिर सब ग्रुप्स में डिवाइड करना। ये किस ब्रांच में स्टडी होती है? इसकी टेक्सोनोमी होती है। अच्छा, क्लासिफिकेशन तो हम करेंगे, लेकिन किस बेस पे क्लासिफाई करेंगे? तो ये आप याद रख लो कि क्लासिफिकेशन करनी है ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। जानदारों के दरमियान सिमिलैरिटीज कौन से हैं, उनके दरमियान डिफरेंसेस कौन से हैं, इस बेस पर हम जानदारों की क्लासिफिकेशन करते हैं। तो क्लासिफिकेशन किस ब्रांच में होती है? टेक्सोनोमी में होती है। अच्छा, अब इस क्लासिफिकेशन का फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि आप देखो ना, इस वक्त जो नॉन स्पीशीज़ हैं, जो डिस्कवर्ड स्पीशीज़ है वो है 1.5 मिलियन स्पीशीज़। ठीक है जी, 1.5 मिलियन स्पीशीज़ जो हैं वो डिस्कवर्ड हैं। लेकिन साइंसदानों के अंदाज़े के मुताबिक जो असल में स्पीशीज़ एग्जिस्ट करती हैं अर्थ पर, वो 8 मिलियन से लेकर 12 मिलियन तक हैं। तो अब आप अंदाज़ा कर ले कि इतने वसी नंबर को आप स्टडी करना कोई आसान काम है? आसान काम तो नहीं है। अगर आप इंसेक्ट्स की स्टडी कर रहे हो तो इंसेक्ट की तो लाखों अक़साम है। क्या आप हर एक इंसेक्ट की अलग अलग स्टडी करोगे? इस तरह तो सारी उम्र आपकी इंसेक्ट में ही लग जाएगी, सारी उम्र आप इंसेक्ट को ही पढ़ते रहोगे। नहीं, इंसेक्ट को नहीं पढ़ेंगे, बल्कि उनका एक ग्रुप बनाओगे। ठीक है जी, अब उन सब में जो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो अगर हम पढ़ लें तो इसका मतलब हमने सारे के सारे इंसेक्ट्स को एक ही साथ पढ़ लिया। ठीक हो गया जी। तो ये इसका फ़ायदा हुआ कि हमें ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करने में मदद मिलती है। ठीक है। अच्छा, इसकी आप एग्जांपल देख लो आगे अगले इसी चैप्टर में है शायद, या इसके अगले चैप्टर में आप पढ़ोगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। उसमें आपने जितने भी जानदार पाए जाते हैं उनको आपने 5 ग्रुप्स में, 5 किंगडम्स में तकसीम किया हुआ है। किंगडम एनिमेलिया है, किंगडम प्रोटिस्टा है, किंगडम मोनेरा है, किंगडम प्लांटी और किंगडम फंजा है। तो ये सारी की सारी क्लासिफिकेशन आप किस ब्रांच में पढ़ते हो? टेक्सोनोमी में पढ़ते हो। अगली ब्रांच है इकोलॉजी। इकोलॉजी में आप क्या पढ़ते हो? इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन organisms and their
environment, interaction between organisms and their environment, मतलब कोई भी जानदार किसी स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में रह रहा है, वो इस एनवायरनमेंट के साथ किस तरह इंटरेक्ट करता है, किस तरह रिलेट करता है, इस चीज़ को आप किधर पढ़ोगे, इकोलॉजी में पढ़ते हो। आपको पता है जो भी जानदार, अब ऊँट है, ऊँट कहाँ रहता है, सहरा में रहता है, उसको आप बर्फानी इलाकों में जो ग्लेशियर्स में, वहाँ वो सर्वाइव कर पाएगा? नहीं, क्योंकि उसके जिस्म वो माहौल के लिए बना ही नहीं है, उस माहौल के हिसाब से वो अडॉप्ट ही नहीं कर पाएगा खुद को, तो वो क्या होगा, अल्टीमेटली मर जाएगा। इसी तरह ग्लेशियर्स में जो बर्फानी रीछ पाए जाते हैं, उनको आप सहरा में ले जाओ तो उधर वो सर्वाइव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो उस माहौल के लिए बनी ही नहीं है। तो इसलिए ऑर्गेनिजम्स और उसके एनवायरनमेंट के दरमियान जो ताल्लुक है, इस चीज़ को हम किस ब्रांच में पढ़ते हैं, इकोलॉजी में पढ़ते हैं। इकोलॉजी को पढ़ने के फ़वाइद क्या हैं? पहला फ़ायदा है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन मतलब जानदारों की जो इतनी वैरायटी पाई जाती है, उन सब को कंजर्व रखना, उन्हें महफूज रखना। साथ ही साथ इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स के बारे में आप पढ़ते हो। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स आप बचपन से पढ़ते आए हो। कौन कौन सी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स है? ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ग्लोबल वार्मिंग है, ओजोन डिप्लीशन है, ठीक है जी, पोल्यूशन है। तो इन सब इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को आप किस ब्रांच में पढ़ते हो? इकोलॉजी। इधर आप एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ रहे हो। एनवायरनमेंट लिविंग है या नॉन लिविंग है? नॉन लिविंग है। फिर हम क्यों बायो में स्टडी कर रहे हैं? तो मैंने आपको बताया था एनवायरमेंटल नॉन लिविंग है, लेकिन एनवायरनमेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स को मुतासिर तो कर रहे हैं ना। कोई भी स्पेसिफिक आप स्पीशी लेते हो तो वो किसी ख़ास एनवायरनमेंट में ही सर्वाइव कर सकते हैं, किसी दूसरे एनवायरनमेंट में वो सर्वाइव नहीं कर सकता। इसका मतलब उस ख़ास एनवायरनमेंट की स्टडी करना भी ज़रूरी है उस जानदार की बॉडी को समझने के लिए, ठीक है। साथ ही साथ आप फूड चेन को भी स्टडी करते हो। फूड चेन मतलब खाने की चेन। खाने की चेन मतलब किसी ख़ास एनवायरनमेंट में जो जानदार रह रहे हैं, वो फूड के लिए कैसे एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। एक शिकार करता है, दूसरा शिकार बनता है, तो इससे एक फूड चेन जनरेट होती है। तो उस फूड चेन को भी आप किस ब्रांच में पढ़ते हो? इकोलॉजी में पढ़ते हो। ठीक हो गया, शुरू करो। अगली ब्रांच मैरीन बायोलॉजी। मैरीन बायोलॉजी Marine biology. It is the branch of biology which deals with the study of life in oceans. Study of life in oceans मतलब समंदर के अंदर जो ज़िंदगी पाई जाती है उनकी स्टडी करना। समंदर के अंदर बहुत सारे मखलूक़ात हैं। अभी आपको इवोल्यूशनरी हिस्ट्री में बताया था कि ज़िंदगी का आगाज़ ही समंदर में हुआ था। तो इसका मतलब ज़मीन से ज़्यादा स्पीशीज़ कहाँ पाई जाती हैं? समुद्र में पाई जाती हैं। तो उन स्पीशीज़ की स्टडी करना मैरीन बायोलॉजी कहलाती है। अच्छा, इधर वर्ड आया मैरीन, तो ये आप थोड़ा सा कंसेप्ट ले लो इसका। 3 तरह का पानी होता है वैसे। एक को हम कहते हैं फ्रेश वाटर, है, और दूसरा है मैरीन वाटर। मैरीन वाटर 2 तरह का कर दो, 3। फ्रेश वाटर में मिनरल्स की मिकदार क्या होती है? मिनरल्स या फिर साल्ट कह दो, साल्ट्स की मिकदार कम होती है। लेकिन समुद्र में मिनरल्स की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है जी। इसी वजह से हम समुद्र का पानी नहीं पी सकते। क्यों नहीं पी सकते? क्योंकि वो जहरीला है, नमकियात उसमें बहुत ज़्यादा हैं। उसको अगर हम पिएंगे तो हम फ़ौरन के फ़ौरन मर जाएंगे। दुनिया का 97% वाटर समुद्रों में, ओशंस में। 2% वाटर ग्लेशियर्स में, बर्फ़ की शक्ल में, आइस की फॉर्म में, ठीक है। एंड ओनली 1% वाटर एज अ फ्रेश वाटर जो कि पीने के काबिल है। तो अब आप देख सकते हैं वाटर को लाइफ क्यों कहते हैं, इसी वजह से कहते हैं। 97% वाटर आपका ओशंस में है, उसमें नमकियात की मिकदार ज़्यादा है, वो आप पी नहीं सकते।
2% ग्लेशियर्स है, बर्फ़ की शक्ल में है, और सिर्फ 1% पानी अवेलेबल है फ्रेश वाटर, इसलिए पानी को ज़ाया नहीं करना चाहिए। वैसे ये जो इन्फॉर्मेशन दी है ना, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ये बुक में नहीं दी गई, वैसे ही आपको जनरल नॉलेज के लिए बताया है कि पानी की अहमियत क्या है। अगली ब्रांच पैथोलॉजी। पैथोलॉजी में आप क्या पढ़ते हो? स्टडी ऑफ डिजीज़, बीमारियों के बारे में। बीमारियों के बारे में आप किस ब्रांच में पढ़ते हो? पैथोलॉजी में। साथ बीमारियों के कॉजेज़ क्या हैं, वजूहात और उनके इफ़ेक्ट्स, जो उनके असरात हैं। ठीक है जी, बीमारियों के बारे में आप पैथोलॉजी में पढ़ते हो। अच्छा, अब बुक में एग्जांपल दी गई है कैंसर के बारे में। तो कैंसर क्या है? हमारे जिस्म में सेल डिवीजन होती है, सेल डिवीजन के नतीजे में हमारे जिस्म बढ़ता है, हम ग्रो करते हैं, ठीक है, बड़े होते हैं। अच्छा, लेकिन अगर ये सेल डिवीजन अनकंट्रोल करते रहे सेल डिवाइड करता रहे अनकंट्रोली, ठीक है जी, अगर उस पर कंट्रोल ना हो तो क्या होगा? किसी खास हिस्से में, जिस्म के किसी खास हिस्से में अगर सेल डिवाइड करते रहें तो उसके नतीजे में एक गोला बन जाएगा, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, ठीक है। उसी गोले को हम कैंसर कहते हैं। मिसाल के तौर पर खुदा न खास्ता अगर मुझे इस जगह कैंसर हो गया तो अब इधर के जो सेल्स हैं ये डिवाइड करते रहेंगे तो इधर एक गोला सा बन जाएगा। अब वो अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, एबनॉर्मल सेल्स है, नॉर्मल सेल्स नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप कैंसर कहते हो। कैंसर क्या होती है? कैंसर अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन इज कॉल्ड कैंसर। अब कैंसर के दो फिर टाइप्स हैं मज़ीद, एक को कहते हैं बिनाइन ट्यूमर और दूसरे को मैलिग्नेंट ट्यूमर। बिनाइन ट्यूमर तो चलो नॉर्मल है, अगर इधर मुझे कोई ट्यूमर लगा है, कैंसर लगा है, तो इसी जगह पे अगर सेल डिवीजन होती रहेगी, ठीक है, उसके नतीजे में गोला बनेगा। लेकिन अगर मैलिग्नेंट ट्यूमर है तो मैलिग्नेंट ट्यूमर में ये होता है कि आपका जो एबनॉर्मल सेल्स हैं वो आपके सर्कुलेटरी सिस्टम में दाखिल होते हैं और सर्कुलेटरी सिस्टम के ज़रिए किसी भी जिस्म के दूसरे हिस्से में आएंगे और वहाँ पर भी कैंसर कॉज कर देंगे, ठीक है। तो बिनाइन ट्यूमर जो है वो फैलता नहीं है और मैलिग्नेंट ट्यूमर फैलता है। अच्छा, अब इसकी आपने डिजीज़ की वजूहात और इफ़ेक्ट्स का तो जिक्र कर लिया, आगे फिर इसकी ट्रीटमेंट आती है। बीमारियों की ट्रीटमेंट। तो अब इस कैंसर की तो आपको पता है कोई परमानेंट इसका इलाज नहीं है, लेकिन ये काम हो सकता है कि अगर जिस्म के जिस हिस्से में कैंसर हुआ है उसको आप काट दो, अलग कर दो जिस्म से, ताकि वो सेल फैले ही ना, ठीक है। एक तो ये इलाज हो गया। दूसरे फिर आप क्या करते हो कि जिस्म के अंदर अगर किसी ऑर्गन में कैंसर हुआ है तो आप उस पर यूवी रेडिएशंस बम्बार्ड करते हो, जिसके नतीजे में वो सेल्स मर जाते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर बात हो ही रही है तो मैं आपको बता देता हूँ कि कैंसर का एक इलाज जो अभी रिसेंटली डिस्कवर हुआ है वो है रोज़े रखना। रोज़े रखने में क्या होता है, आप सुबह से शाम तक भूखे रहते हो तो जिस्म का इम्यून सिस्टम एक्टिव होता है और जब जिस्म को खुराक नहीं मिलती तो वो फिर अपने ही जिस्म के सेल्स को खाना शुरू कर देता है। तो जो सेल्स एबनॉर्मल बन रहे हैं, अगर आप भूखे प्यासे रहोगे, आपको खुराक नहीं, एनर्जी तो चाहिए जाहिर है, तो एनर्जी हासिल करने के लिए हमारे जिस्म क्या है, एंटी इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है हमारा, और जिस्म के अंदर जो एबनॉर्मल सेल्स बन रहे हैं उन्हीं को खाना शुरू कर देता है, ठीक है जी। तो ये इसका एक इलाज है। अगली ब्रांच है इम्यूनोलॉजी। इट इज़ द स्टडी ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ इम्यून सिस्टम, कंपोनेंट्स ऑफ इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम से मुराद क़ुव्वत मुदाफ़ियत। क़ुव्वत मुदाफ़ियत से क्या मुराद है, हमारे जिस्म का डिज़ीज़ के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंट होना, डिज़ीज़ के साथ हमारे जिस्म कैसे फ़ाइट करता है, इस चीज़ को हम इम्यून सिस्टम कहते हैं। अब मैंने आपको बताया था सर्कुलेटरी सिस्टम में दो किस्म के सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स असल में ये कंपोनेंट्स, अगर आपने कहा है ना, तो कंपोनेंट्स क्या है इम्यून सिस्टम के, कंपोनेंट्स क्या हैं, ये वाइट ब्लड सेल्स हैं, WBC जिसे हम कहते हैं, या इसको ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, ल्यूकोसाइट्स। तो असल में इस चीज़ की स्टडी करना इम्यून सिस्टम के बारे में, ये इम्यूनोलॉजी में आता है। साथ ही साथ वैक्सीन्स की स्टडी आप करते हो, वैक्सीन्स की
करंटली आपने देखा था कि अभी अभी कोरोना वायरस गुजरा है, तो उसमें आप सबने वैक्सीन लगाई थी। वैक्सीन में क्या होता है कि जो वायरस फैल रहा है ना, उसी वायरस को आप उठा के मार दो, और वो मरा हुआ वायरस को आप जिस्म के अंदर डाल दो। उससे क्या होगा, अब वो जरासीम तो मरा हुआ है, वो हमारे जिस्म को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लेकिन हमारे जिस्म के अंदर जो इम्यून सिस्टम है वो फ़ौरन एक्टिव होता है और उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाता है। क्या बनाता है? एंटीबॉडीज़। ठीक है, वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाएगा। ये एंटीबॉडीज़ उस वायरस के साथ फाइट करेंगी, तो जब तक फाइट चलेगी आपको बुखार होगा। बुखार में असल में यही होता है कि इन्फेक्शन जो भी इन्फेक्शन कॉजिंग बैक्टीरिया है या कोई और वायरस आपके जिस्म में दाखिल हो गया है, ठीक है, उसके साथ ये एंटीबॉडीज़ की फ़ाइट होती है। ये एंटीबॉडीज़ और जरासीम के दरमियान जब तक फाइट चलेगी आपको बुखार होगा। फिर जैसे ही इनकी फ़ाइट ख़त्म होगी और एंटीबॉडीज़ जीत जाएंगी, सारे के सारे जरासीम ख़त्म हो गए आपके जिस्म से, तो आप दोबारा रिकवर कर जाओगे। तो वैक्सीन के अंदर ये टेक्निक इस्तेमाल की जाती है कि किसी खास वायरस को मार के आपके जिस्म के अंदर डाला जाता है, आपका इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है, उस वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज़ बना देता है। तो अगर फ्यूचर में फ़र्ज़ करो वही वायरस असल में आपके जिस्म में दाखिल हो गया, तो पहले से एंटीबॉडीज़ मौजूद हैं, ये फ़ौरन एक्टिव होकर उस वायरस को ख़त्म कर देंगे। इस तरह आपको बीमारी नहीं होगी। ठीक हो गया। लास्ट ब्रांच है फार्मेकोलॉजी। फार्मेकोलॉजी, इसमें आप क्या पढ़ते हो? ड्रग्स के बारे में पढ़ते हो। ड्रग्स के बारे में, ड्रग्स मतलब मेडिसिन, ये वो वाले ड्रग्स नहीं जो आपके जहन में आ रहा है, मेडिसिन हैं। ठीक है, ड्रग्स और उनका इफेक्ट, मुख्तलिफ ड्रग्स आप बनाते हो और इफ़ेक्ट्स ऑन बॉडी, बॉडी पर उनका क्या असर हो रहा है उस चीज़ की स्टडी करते हो। साथ के साथ आप डेवलपमेंट ऑफ न्यू ड्रग्स, डेवलपमेंट ऑफ न्यू ड्रग्स, किसी भी ख़ास बीमारी के मतलब अगर आप कोई नई मेडिसिन तैयार कर रहे हो तो आप किस ब्रांच में करोगे? फार्मेकोलॉजी में पढ़ोगे। इसी तरह बहुत सारी एंटीबायोटिक्स, बैक्टीरिया को किल करने के लिए, बैक्टीरिया को मारने के लिए जो मेडिसिन तैयार की जाती है उनको एंटीबायोटिक्स कहते हैं। ठीक है, तो अब वो आप किस ब्रांच में तैयार करोगे? फार्मेकोलॉजी में करोगे। किल बैक्टीरिया। चलो जी, तो पूरी सारी की सारी ब्रांचेस हो गई हैं। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले आपने पढ़ा था मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में आपने एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में पढ़ा था, किसी भी ऑर्गन की शेप को डिस्कस कर रहे हो, उसके साइज़ को डिस्कस कर रहे हो, कलर को। ठीक है, अगली ब्रांच थी एनाटॉमी। एनाटॉमी में इंटरनल फिजिकल स्ट्रक्चर को डिस्कस किया। उसके बाद फिजियोलॉजी थी, फंक्शनिंग ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, फंक्शन को डिस्कस करोगे फिजियोलॉजी में। साइटोलॉजी में स्टडी ऑफ सेल्स, सेल की स्टडी करते हो। अच्छा, हिस्टोलॉजी भी माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज़। इसके अलावा और कौन सी ब्रांच थी? इम्यूनोलॉजी, अभी आपने पढ़ा। इम्यूनोलॉजी में आप कंपोनेंट्स ऑफ इम्यून सिस्टम। फार्मेकोलॉजी स्टडी ऑफ ड्रग्स। और कौन सी ब्रांच थी? इन्वायरमेंटल मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, स्टडी ऑफ बायोमोलिक्यूल्स है। और कौन सी थी? मेरीन बायोलॉजी, स्टडी ऑफ लाइफ इन ओशंस। तो इसी तरह बाकी भी बहुत सारी ब्रांचेस हैं जो आपको पढ़ा दी हैं। मेन काम क्या है, आपने कोई भी ब्रांच अगर पेपर में आ जाती है तो पहले लाइन आपने लिखनी है कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ। अगली फिर 2-3 जो अल्फाज हैं वो हर ब्रांच के लिए अलग हैं जो आपने याद करने होंगे। तो ये आज का लेक्चर था। अगले लेक्चर के लिए फिर हम डिस्कस करेंगे फील्ड्स कैरियर्स ऑफ बायोलॉजी के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।